Hello students, welcome to my channel Chemistry with SP Sharma. Students, today I am going to start the first chapter of class 12th chemistry, that is solid state. Students, solid state शुरू करने से पहले आपको याद होगा आपने 11th में पढ़ा था states of matter. States of matter. उसके अंदर हमने 3 स्टेट्स पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. और भी पढ़ी थी हमने, प्लाज्मा पढ़ा था, सुपर कूल्ड लिक्विड पढ़े थे. बट ये 3 जो मेन स्टेट थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. स्टूडेंट्स, कोई भी मैटर हो उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में 2 तरह की टेंडेंसीज होती हैं. एक होती है म्यूचुअल अट्रैक्शन, एक होती है एस्केपिंग टेंडेंसी. अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन ज्यादा हो किससे, एस्केपिंग टेंडेंसी से, तो उसका मतलब सबस्टेंस क्या है, सॉलिड है. इफ म्यूचुअल अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन एस्केपिंग टेंडेंसी, इट मीन्स द मैटर इज सॉलिड. और अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन इक्वल टू एस्केपिंग टेंडेंसी हो, जितनी म्यूचुअल अट्रैक्शन है उतनी क्या है, एस्केपिंग टेंडेंसी है, उस केस में जो मैटर होता है वो क्या होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड, राइट. और अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन लेस देन एस्केपिंग टेंडेंसी, उस केस में गैस होता है. अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन ज्यादा है, एस्केपिंग टेंडेंसी क्या है, नहीं, म्यूचुअल अट्रैक्शन कम है, एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा है, उस केस में क्या होगा, गैस होगा. तो आपने सीखा कि सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होती है, बड़ी हाई होती है. आउट ऑफ करते हैं हम सॉलिड स्टेट. सॉलिड्स क्या होते हैं, पहली बात, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स. स्टूडेंट्स, अभी आपने पढ़ा कि सॉलिड के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है. तो हम देखेंगे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज वेरी वेरी हाई, राइट. Point number 2, arrangement of particle. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ी ज्यादा है तो उसका मतलब पार्टिकल क्या होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे, क्लोजली पैक्ड. Point number 3, shape and volume. पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है सॉलिड के केस में, और पार्टिकल बड़े क्लोजली पैक्ड हैं. इसका मतलब दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, राइट. पॉइंट नंबर 4, rigidity and incompressibility. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ी स्ट्रॉन्ग है, पार्टिकल बड़े क्लोज हैं, तो अंडरस्टूड है वो रिजिड होंगे और कंप्रेस भी नहीं होंगे. दे आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल. रिजिडिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी पढ़े थे हम, तो दे आर रिजिड and incompressible. Rigid and
इनकंप्रेसिबल। डेंसिटी अगर पार्टिकल क्लोजली पैक्ड हैं इसका मतलब डेंसिटी हाई होगी, दे हैव हाई डेंसिटी, दे हैव हाई डेंसिटी। फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी क्या होती है? टेंडेंसी टू फ्लो। सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल बड़ी हाई है, इसलिए पार्टिकल इसके फ्लो नहीं कर सकते हैं, तो दे डू नॉट फ्लो, दे डू नॉट फ्लो। मोशन ऑफ पार्टिकल्स, इसके जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं दे वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, दे डू नॉट शो द ट्रांसलेटरी मोशन, राइट। तो देखो बच्चों, सॉलिड्स में क्या सीखा आपने कि जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं आपने याद रखना है। एम मीन मे बी एटम, मे बी आइन, मे बी मॉलिक्यूल्स। वो डिपेंड करेगा सॉलिड कैसा है। अगर सॉलिड मॉलिक्यूलर है तो उसके कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर आयनिक है तो उसके पार्टिकल्स कैसे होंगे? आयन्स होंगे। और अगर एटॉमिक है तो पार्टिकल कैसे होंगे? एटम्स होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट सीखा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज वेरी वेरी हाई, राइट। दूसरा, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं कैसे अरेंज होते हैं? क्लोजली पैक्ड। तीसरा, शेप और वॉल्यूम कैसी होती है? दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। चौथा, रिजिडिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी। आपको पता ही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब ज्यादा होगी, मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होंगे तो वो सबस्टेंस कैसा होगा? रिजिड होगा। और कैसा होगा? इनकंप्रेसिबल। अगर कंप्रेस करेंगे वो कंप्रेसिबल नहीं होगा, इनकंप्रेसिबल होगा। डेंसिटी, पार्टिकल बड़े क्लोजली पैक्ड हैं तो दे हैव हाई डेंसिटी। फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी क्या होती है? अभी बताया मैंने आपको, टेंडेंसी टू फ्लो। सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल बड़ी हाई होती है, उसके पार्टिकल फ्लो नहीं कर सकते हैं, सो दे डू नॉट फ्लो। मोशन ऑफ पार्टिकल्स, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं दे वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, they do not show the translatory motion, right? Now, classification of solids. Students, generally solids दो तरह के होते हैं, crystalline solids and amorphous solids. अब हम सीखेंगे कि crystalline solid कौन से होते हैं और amorphous solids कौन से होते हैं। Students, पहला पॉइंट, arrangement of particles, arrangement of constituent particles. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो वेल फैशन में अरेंज होते हैं, एक सिस्टमैटिक मैनर में क्या होते हैं? अरेंज्ड होते हैं, रेगुलर फैशन में अरेंज्ड होते हैं, रेगुलर फैशन। और इसके अंदर पहला पॉइंट, इर्रेगुलर फैशन में होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स आर अरेंज्ड इन इर्रेगुलर फैशन। इर्रेगुलर फैशन में रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर and they have short range order. लॉन्ग रेंज ऑर्डर मीन्स जो अरेंजमेंट है पार्टिकल की वेल फैशन में वो थोड़ी सी नहीं होती है, लंबी दूर तक एक 3 डायमेंशनल क्रिस्टल बनता है बहुत बड़ा,
और यहां पर क्या होता है, पहली बात रेगुलर अरेंजमेंट होता भी नहीं है, अगर कहीं हो भी वो थोड़ी देर के लिए रेगुलर फैशन में होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, रैंडम फैशन में चला जाएगा। सो दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर, राइट। थर्ड पॉइंट, ज्योमेट्रिक शेप। स्टूडेंट्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर हमने पढ़ा कि इसके जो पार्टिकल होते हैं वेल अरेंज ऑर्डर में अरेंज होते हैं, एक रेगुलर फैशन में अरेंज होते हैं, इसलिए इसकी जो ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्रिक शेप कैसे होगी, रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप। और अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल जो होते हैं इरेगुलर फैशन में अरेंज्ड होते हैं, इसलिए इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, इरेगुलर ज्योमेट्री। राइट। हीट ऑफ फ्यूजन। बच्चों, हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, एक मोल सॉलिड को जब आप लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए जो हीट खर्च करते हैं, दैट इज कॉल्ड द हीट ऑफ फ्यूजन। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड हीट ऑफ फ्यूजन। इनका हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, फिक्स होता है, डेफिनेट होता है। और इनका हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, इनडेफिनेट होता है। मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, फिक्स होता है, वो पर्टिकुलर टेंपरेचर पर क्या करते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। जैसे पोटाशियम नाइट्रेट KNO3 इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट मेल्ट एट 334 डिग्री सेंटीग्रेड। और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, दे मेल्ट ओवर वाइड रेंज ऑफ टेंपरेचर, वाइड रेंज ऑफ टेंपरेचर। जैसे ग्लास है, 1400 डिग्री से लेकर 1600 डिग्री तक ये मेल्ट करता रहता है। ये एकदम मेल्ट नहीं होता है, स्लोली एंड स्लोली मेल्ट ओवर दी वाइड रेंज ऑफ टेंपरेचर, राइट। 6 पॉइंट, क्लीवेज। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करते हैं, मान लो यहां से कट किया तो एक क्लीन क्लीवेज आता है, एक क्या होता है, क्लियर कट आता है, राइट। ऐसे करके ये अलग हो जाता है। बट अगर हम जहां क्लीवेज करेंगे, इसको कट करें अमॉर्फस सॉलिड को, तो यहां पर कोई इरेगुलर सा कट आता है, ऐसे करके क्या होता है, ये अलग होता है। इट अंडरगोज क्लीन क्लीवेज एंड इट अंडरगोज इरेगुलर क्लीवेज, राइट। ट्रू सॉलिड्स। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, इन्हें ट्रू सॉलिड्स कहते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी सॉलिड्स की प्रॉपर्टी होती है। बट अमॉर्फस को हम कहते हैं सूडो सॉलिड या सुपरकूल्ड लिक्विड। सूडो सॉलिड और सुपरकूल्ड लिक्विड। सूडो मीन फॉल्स, ये वी कंसिडर देम एज सॉलिड्स बट देयर प्रॉपर्टी रिजेंबल्स विद लिक्विड्स, सो they are called pseudo solid or supercooled liquid। अब हम देखेंगे कौन कौन से हमने प्रॉपर्टी पढ़ी क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंड अमॉर्फस सॉलिड्स की, क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ी। सबसे पहली बात है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की अरेंजमेंट होती है वो रेगुलर फैशन में होती है, और अमॉर्फस के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की अरेंजमेंट होती है वो इरेगुलर फैशन की होती है, राइट। दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर और they have short range order।
ज्योमेट्रिक शेप कैसी होती है? अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रेगुलर फैशन में अरेंज हैं, इसलिए इनकी ज्योमेट्री कैसी होगी? रेगुलर होगी। एंड दे हैव इरेगुलर ज्योमेट्री, राइट? हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन बताया मैंने क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड हीट ऑफ फ्यूजन। क्रिस्टलाइन सॉलिड की हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट होता है, फिक्स होता है, और एमॉर्फस सॉलिड का हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? इनडेफिनेट होता है। उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव शॉर्प मेल्टिंग पॉइंट, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। जैसे पोटेशियम नाइट्रेट को आप हीट करोगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वो मेल्ट हो जाएगा। तो दे हैव शॉर्प मेल्टिंग पॉइंट, दे मेल्ट ओवर दी वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। जैसे ग्लास की एग्जांपल दी, ग्लास मेल्ट करता है 1400 से लेकर 1600 डिग्री सेल्सियस, राइट? क्लीवेज, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अंडरगो द क्लीन क्लीवेज। जब भी इनको काटते हैं, ये क्लीन क्लीवेज, एक क्लीन कट लगता है, और दे अंडरगो दी एमॉर्फस सॉलिड अंडरगो दी इरेगुलर कट, राइट? दे आर ट्रू सॉलिड्स, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी सॉलिड्स की प्रॉपर्टी है, एंड दे आर कॉल्ड सूडो सॉलिड्स बिकॉज दे आर कंसिडर्ड एज सॉलिड्स बट देयर प्रॉपर्टी रिजेंबल्स विद द लिक्विड। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है 8th प्रॉपर्टी, एंड आइसोट्रोपिक सॉलिड्स एंड आइसोट्रोपिक सॉलिड्स। स्टूडेंट्स, आइसो मीन्स सेम, ट्रोपिक मीन डायरेक्शन, और एन लग गया, उल्टा हो गया। एन आइसो मीन डिफरेंट, डिफरेंट, ट्रोपिक मीन डायरेक्शन। क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में क्या होता है? जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी है, वो डिफरेंट होती है डिफरेंट डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में कुछ और होगी, इस डायरेक्शन में कुछ और होगी, इस डायरेक्शन में कुछ और होगी। डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होती हैं? डिफरेंट होती है। और इस केस में क्या होता है? आइसोट्रोपिक केस में क्या होता है? आइसोट्रोपिक सॉलिड्स जो होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं हर डायरेक्शन में एक जैसी होती हैं, चाहे जिस डायरेक्शन में मर्जी जाओ। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान दीजिए, अगर हम यहां से लाइट पास करते हैं, यहां जगह खाली है, लाइट की वेलोसिटी कुछ और होगी, और अगर लाइट यहां से जाएगी, बीच में पार्टिकल आ गए, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो पहला आपने सीखा कि जहां पर जो फिजिकल प्रॉपर्टी बात कर रहा हूं वेलोसिटी ऑफ लाइट की, इस जगह पर ज्यादा होगी, इस जगह पर कम होगी। इस पर ज्यादा क्यों होगी? ये पोर्शन क्या था? खाली था, और इस पर कम क्यों होगी? बीच में क्या आ गए? पार्टिकल्स आ गए। अगर इनकी बात करें, ये जो पार्टिकल है वो इरेगुलर फैशन में है, रैंडम फैशन में है, जहां से मर्जी जाएंगे तो वो एक जैसे ही होंगे, कहीं ना कहीं पार्टिकल बीच में आ जाएंगे, एक जैसे आएंगे, राइट? तो इसलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है सेम इन ऑल डायरेक्शन, राइट? दूसरा आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरी एग्जांपल समझा रहा हूं मैं आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये आपने 10th में पढ़ा था, 11th में पढ़ा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रेशियो बिटवीन द साइन ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन, साइन ऑफ, ठीक है, साइन आई पान साइन आर। हमने पढ़ा था कि अगर कोई लाइट रियर मीडियम से जब डेंसर में आती है तो वो नॉर्मल की ओर चली जाती है, और अगर कोई डेंसर से रियर में आती है तो नॉर्मल से परे चली जाती है, राइट? अब क्या होगा? एक लाइट यहां मारते हैं और एक लाइट जहां से पास करते हैं, राइट? इस केस में क्या होगा? यहां पर कोई पार्टिकल नहीं है, जहां पर जो बेंडिंग होगी वो कम होगी, यहां पर पार्टिकल आ गए, यहां पर क्या होगा? बेंडिंग क्या होगी? हेलो, ये रेयर से डेंसर जा रहा नहीं, तो जब घनापन ज्यादा आ जाएगा तो टूवर्ड्स नॉर्मल, ये बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल, यहां पर खाली है,
ये थोड़ा सा अवे रहेगा, राइट। यहां का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है जे वाला कम होगा और नीचे वाला क्या होगा, ज्यादा होगा। अब इंसिडेंट हमने सेम रखा है। अब एक जगह रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा है, एक जगह कम है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। क्यों डिफरेंट आई, जहां कोई पार्टिकल नहीं था, लाइट ज्यादा चलेगी दूर किससे, नॉर्मल से, और यहां पर क्या हुआ, लाइट जो थी नॉर्मल की ओर चलेगी बीच में, क्योंकि मीडियम ज्यादा डेंसर हो गया, ठीक है। तो यहां पर दोनों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग अलग आए। अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग अलग आए हैं, इंसिडेंट एंगल सेम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, अलग अलग होगा, राइट। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रेशियो बिटवीन द साइन आई एंड साइन आर, राइट। तीसरी आती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, समझाता हूं मैं आपको। इसमें देख लीजिए, इसमें जिस डायरेक्शन में मर्जी जाएंगे आपको एक जैसा ही मिलेगा, तो इसलिए इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सेम इन ऑल डायरेक्शन, राइट। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। आपने ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर 10th में पढ़ा था। ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है, ईच कार्बन लिंक्ड विद 3 अदर कार्बन एटम्स एंड फॉर्म द हेक्सागोनल रिंग्स। आपको पता है कार्बन के बैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। वो 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर रहा है किसके लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए विद द अदर कार्बन एटम, और 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास फ्री है। जहां पर जितने भी कार्बन है सभी के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है। इसके पास भी फ्री है, इसके पास फ्री है, सभी के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है। वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं, इनके नीचे होते हैं, इस पोर्शन इस जगह पर होते हैं। अब ये जो हेक्सागोनल रिंग्स बनी है, जो लेयर बनी है, ये लेयर आपस में स्लिप करती हैं ड्यू टू द बेंड लॉ ऑफ फोर्सेस। अगर आप यहां से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होगी। और अगर आप इस डायरेक्शन से करेंगे, यहां पर ये आगे बीच में लेयर्स आ गई हैं, इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज हो गई है, इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो क्या होगी, कम होगी। इसमें आप जिस डायरेक्शन में मर्जी करेंगे एक जैसे ही पार्टिकल मिलेंगे, क्योंकि पार्टिकल जो हैं वो रैंडमली अरेंज्ड हैं, इसलिए आपको एक जैसे ही पार्टिकल्स मिलेंगे। तो आपने ये 3 डिफरेंस देखे। आपने क्या क्या देखा, आपने कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं, वो डिफरेंट इन दी डिफरेंट डायरेक्शन। आइसोट्रॉपिक के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम इन दी फिजिकल प्रॉपर्टी, सेम इन दी ऑल डायरेक्शन, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया कैसे कैसे ये है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा जहां खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।